मतलब जरा सोचिए एक पल के लिए, एक ऐसा साम्राज्य है जिसका राजा मारा जा चुका है, उसकी जो राजधानी थी वो छिन गई है और सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है। जो कि किसी भी साम्राज्य के लिए अंत ही होता है। बिल्कुल अंत होता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में किसी भी आम साम्राज्य को इस हालत में देखें ना, तो वो तुरंत घुटने टेक देता। लेकिन ये साम्राज्य न सिर्फ टिकता है, बल्कि उस समय की दुनिया के सबसे ताकतवर और संसाधन वाले मुगल साम्राज्य को 27 साल तक उलझा कर रखता है। 27 साल, हाँ, ये बहुत लंबा अरसा होता है। और सिर्फ उलझाता नहीं है, बल्कि अंततः उन्हें पतन के कगार पर ला खड़ा करता है। ये कोई चमत्कार नहीं था। नहीं, चमत्कार तो बिल्कुल नहीं था। ये सच में कमाल की ऐतिहासिक घटना थी। और होता क्या है ना, अक्सर जब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ युद्ध की तारीखों या संधियों या फिर नक्शों पर खींची गई लकीरों तक ही रह जाता है। हाँ, वो रटने वाली चीजें जो हम स्कूल में करते थे। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी उन लकीरों के पीछे की सोच में छिपी होती है। और आज हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का, इस डीप डाइव चर्चा का मकसद उसी सोच की परतों को खोलना है। हमारे पास प्रदीप द्वारा साझा किए गए बहुत ही शानदार नोट्स और स्रोत हैं, जिनका शीर्षक है स्वराज, द राइज एंड लेगेसी ऑफ द मराठा एम्पायर। बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं ये। एकदम। और इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि भाई, ये किसी राजवंश के सत्ता हासिल करने की कोई साधारण कहानी नहीं है। ये असल में एक जज्बे की, एक जुनून की कथा है, जिसने एक बहुत ही छोटे से विचार को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल दिया। सही बात है। अगर मैं आज के संदर्भ में कहूँ तो ये मुझे एक बेहद महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के सफर जैसा लगता है। अरे हाँ, स्टार्टअप वाला ये रूपक यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है ना? मतलब सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो एक छोटे से गैराज से शुरू होती है। उनके पास ना तो फंडिंग है और ना ही कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, शून्य से शुरुआत। हाँ, लेकिन उनके पास एक इतना स्पष्ट और मजबूत विजन है कि वे एक दिन पूरे बाजार पर छा जाते हैं। मराठा साम्राज्य की शुरुआत भी ऐसे मिट्टी से उठकर खड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप के स्रोत एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस साम्राज्य की नींव सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी बड़े युद्ध से नहीं पड़ती, बल्कि इसकी शुरुआत उनके पिता शाहजी राजे भोसले से होती है। और यहाँ हमें उस समय की राजनीति को समझना होगा, जो बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी। बहुत पेचीदा। उस समय की दक्कन की, यानी दक्षिण भारत की स्थिति को अगर हम समझें तो वो एक भयंकर राजनीतिक ज्वालामुखी की तरह था। हाँ, हर तरफ उथल पुथल। इसे एक बिसात की तरह देखिए। उत्तर की तरफ से मुगलों का भारी दबाव लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, और दक्षिण में पहले से ही निजाम शाही और आदिल शाही जैसी ताकतवर सल्तनतें मौजूद थीं, जो खुद भी तो आपस में लड़ रही थीं। एकदम सही। वो न सिर्फ मुगलों से लड़ रही थी, बल्कि आपस में भी वर्चस्व की एक बहुत ही खूनी जंग लड़ रही थी। और इसी भयानक उथल पुथल के बीच शाहजी राजे का उदय होता है। स्रोत में शाहजी राजे की रणनीतियों का जो जिक्र है ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उनकी कूटनीति के बारे में। हाँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो सेनापति बार बार पाला बदलता है, इतिहास उसे थोड़ी शक की नज़र से देखता है। शाहजी राजे कभी निजाम शाही के साथ होते, कभी आदिल शाही के साथ चले जाते, तो कभी मुगलों से ही समझौता कर लेते। हाँ, देखने में अजीब लगता है। बिल्कुल। पहली नज़र में अगर कोई पढ़े तो ये कोई कन्फ्यूजन या अस्थिरता लग सकती है कि आखिर इंसान चाहता क्या है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। शाहजी राजे का पाला बदलना कोई कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई सर्वाइवल रणनीति थी। सर्वाइवल रणनीति। हाँ, जब आपके आसपास तीन विशाल और क्रूर ताकतें आपस में टकरा रही हों, तो एक छोटे जागीरदार के रूप में आपका पहला लक्ष्य क्या होता है? आपका पहला लक्ष्य होता है अपने अस्तित्व को बचाना और अपनी ताकत को बढ़ाना। समझ रही हूँ। मतलब वो बेवकूफी में नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल नहीं। शाहजी राजे किसी एक सुल्तान के प्रति अंधी वफादारी नहीं दिखा रहे थे। वे इन बड़ी ताकतों को आपस में उलझाकर अपनी खुद की शक्ति, अपने संसाधनों और अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। ओहो, मतलब वो दूसरों की लड़ाई का फायदा उठाकर खुद को तैयार कर रहे थे। एकदम सही। वे उस स्वराज के लिए एक जमीनी आधार तैयार कर रहे थे, जो शायद उनके अपने जीवन काल में पूरी तरह से स्वतंत्र न हो पाए, लेकिन भविष्य के लिए एक बहुत ही ठोस लॉन्च पैड बन सके। क्या बात है। ये तो हुई राजनीतिक और सैन्य बिसात बिछाने की बात। लेकिन प्रदीप के नोट्स एक और बहुत ही गहरे पहलू की ओर इशारा करते हैं, जो इसकी भावनात्मक और वैचारिक नींव है। जिजाऊ का योगदान। हाँ,
शाहजी राजे ने एक जमीन तैयार की, लेकिन उस जमीन पर एक स्वतंत्र साम्राज्य का सपना बोने का काम एक माँ ने किया। स्रोत में जिजाऊ यानी शिवाजी महाराज की माँ की भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और वो जोर बिल्कुल सही है। जिजाऊ की भूमिका केवल एक पालक या एक मार्गदर्शक की नहीं थी, वे असल में इस पूरे वैचारिक आंदोलन की मुख्य आर्किटेक्ट थीं। मुख्य आर्किटेक्ट मतलब उन्होंने सिर्फ बचपन की कहानियां नहीं सुनाई। नहीं, उन्होंने शिवाजी महाराज को केवल राजकाज के गुर नहीं सिखाए। उन्होंने उनके और उनके साथियों के अवचेतन में, उनके दिमाग में ये बात गहराई से बिठा दी कि वे किसी बाहरी सुल्तान के अधीन रहने या सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? मतलब विचार तो कई लोग देते हैं, हम रोज बड़े बड़े विचार सुनते हैं, लेकिन वो विचार एक आम किसान को एक खूंखार योद्धा कैसे बना देता है? इसका जो मैकेनिज्म था ना, वो बहुत मनोवैज्ञानिक था। जिजाऊ ने अपनी संस्कृति, अपने महाकाव्यों और अपनी जमीन की कहानियों के जरिए एक अस्मिता का निर्माण किया, एक आइडेंटिटी बनाई, एक पहचान दी उन्हें। बिल्कुल। उन्होंने स्थानीय किसानों, जिन्हें कुनबी कहा जाता था, उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये पहाड़, ये घाटियां, ये जमीन उनकी अपनी हैं, किसी बाहरी सुल्तान की नहीं। तो मतलब उन्होंने उन्हें जमीन से जोड़ दिया। हाँ, उन्होंने स्वराज्य का यानी खुद के राज का एक ऐसा स्पष्ट लक्ष्य दिया जिसने इन साधारण लोगों को एक स्वाभिमानी नागरिक और फिर एक अजेय गुरिल्ला योद्धा में बदल दिया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी, या कहिए कि एक तरह का पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर हम वैश्विक इतिहास पर नजर डालें ना, चाहे वो चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य हो, रोमन साम्राज्य हो या खुद मुगल ही क्यों ना हो, ये सारे साम्राज्य मुख्य रूप से तलवार की धार, बड़ी बड़ी सेनाओं, क्रूरता और बेतहाशा जमीन हड़पने की नीयत से बनते हैं। ये बात तो है, सत्ता का खेल शक्ति पर टिका होता है। वही तो, सत्ता का खेल हमेशा शक्ति प्रदर्शन पे टिका होता है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य की असली ताकत एक माँ द्वारा बोया गया विचार था। क्या ये कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी या किताबी नहीं लगता? क्या वाकई में एक विचार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मुगलों के असीमित खजाने और तोपखानों के सामने टिक सके? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और इसका जवाब युद्ध के मनोविज्ञान में छिपा है। देखिए, जब एक विशाल सेना लड़ती है, जैसे कि मुगलों की सेना, तो उसमें बहुत से सैनिक सिर्फ वेतन के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए। हाँ, वे किराए के सैनिक या मर्सनरीज की तरह होते हैं। उनके लिए युद्ध एक नौकरी है। जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं या मान लीजिए वेतन आना बंद हो जाता है, तो उनका मनोबल तुरंत टूट जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से उस जमीन से कोई जुड़ाव नहीं होता। जान दांव पर क्यों लगाएं जब पैसा नहीं मिल रहा? ठीक कहा आपने। लेकिन दूसरी तरफ जब मराठा सैनिक लड़ रहे थे, तो वे किसी दूर बैठे बादशाह के लिए जमीन का एक नया टुकड़ा जीतने नहीं आए थे। वे अपने घर, अपनी फसल, अपने परिवार और अपनी उसी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे थे जो जीजाऊ ने उन्हें दी थी। बिल्कुल। जब आप स्वराज्य जैसे मूल्य के लिए लड़ते हैं, तो हर घाटी, हर पहाड़ आपका अपना हथियार बन जाता है। यही वो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। अब समझ में आ रहा है। इसी कारण से मुगलों की विशाल सेनाएं दक्कन के छोटे छोटे किलों को जीतने में सालों लगा देती थीं, क्योंकि मराठों के पास हार मानने का कोई विकल्प ही नहीं था। हारने का मतलब था अपना अस्तित्व ही खो देना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को स्पष्ट कर दिया था कि वे क्यों लड़ रहे हैं। उनका वाई क्लियर था। हाँ, बिल्कुल। और जब आपका क्यों इतना मजबूत हो, तो कैसे लड़ना है, इसके रास्ते इंसान खुद ब खुद निकाल लेता है। उन्होंने इस वैचारिक नींव पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने उस समय की भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े विचार अक्सर अपने संस्थापकों के साथ ही दम तोड़ देते हैं। जैसे ही कोई बड़ा नेता या फाउंडर दुनिया से जाता है, साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं, जिसे आधुनिक मैनेजमेंट की भाषा में हम फाउंडर सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल, फाउंडर्स सिंड्रोम। लेकिन प्रदीप के नोट्स का जो दूसरा हिस्सा है, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो है इस साम्राज्य की निरंतरता। मराठों ने इस फाउंडर सिंड्रोम को आखिर मात कैसे दी? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, स्रोत में नेतृत्व की एक बहुत ही लंबी और अटूट श्रृंखला दिखाई देती है। शिवाजी महाराज के बाद धर्मवीर संभाजी महाराज का बलिदान, फिर महारानी ताराबाई का अदम्य साहस और आगे चल के बाजीराव पेशवा का आक्रामक रुख। एक के बाद एक बेहतरीन नेता है। ये मुझे किसी बहुत लंबी रिले रेस की तरह लगता है,
जहां एक धावक अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और फिर स्वराज्य की मशाल अगले धावक को सौंप देता है। यह रिले रेस का उदाहरण इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए एकदम सही है। मराठा साम्राज्य समय के साथ किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट कर नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर संस्था में, एक इंस्टीट्यूशन में बदल गया। तो जमीन पर यह संस्थागत ढांचा काम कैसे करता था? क्योंकि अगर हम महारानी ताराबाई के काल को देखें तो वो समय मराठा साम्राज्य के लिए सबसे अंधकारमय और मुश्किल दौर था। बहुत ही मुश्किल दौर था। संभाजी महाराज की हत्या हो चुकी थी। मुगलों की विशाल सेना औरंगजेब के खुद के नेतृत्व में दक्कन में ही डेरा डाले बैठी थी। ऐसे में एक महारानी ने इस पूरे साम्राज्य को कैसे बचाया? महारानी ताराबाई ने जो रणनीति अपनाई ना, वो उस समय के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने मुगलों की विशाल सेना से आमने सामने की जंग लड़ने की पारंपरिक गलती बिल्कुल नहीं की, जो कि सुसाइड होता। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने सत्ता और सैन्य संचालन का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। विकेंद्रीकरण मतलब उन्होंने पावर को एक जगह से हटाकर अलग-अलग बांट दिया। हाँ, एकदम। उन्होंने मराठा सरदारों को एक तरह की स्वायत्तता दे दी, ऑटोनॉमी दे दी। उन्होंने सरदारों से कहा कि देखिए, आपको किसी एक केंद्रीय कमांड के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओहो, खुद फैसले लो। हाँ, आप छोटी छोटी टुकड़ियों में बट जाइए, मुगलों की सप्लाई लाइन काटिए, उनके खजाने लूटिए और अपना राजस्व, अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा कीजिए। तो इसका असर क्या हुआ मुगलों पर? इसका जमीनी असर ये हुआ कि औरंगजेब की सेना एक साथ 100 अलग-अलग मोर्चों पे लड़ रही थी। वे बड़ी मुश्किल से एक किला जीतते तो पीछे से मराठे मुगलों के ही किसी बड़े शहर को लूट लेते। इससे मुगलों का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ओपन सोर्स वॉरफेयर जैसा हो गया। ओपन सोर्स वॉरफेयर, हाँ, कह सकते हैं। जहां हर टुकड़ी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, स्वराज्य की रक्षा। उन्होंने दुश्मनों को एक जगह टिकने ही नहीं दिया। और जब ये रक्षात्मक चरण सफल हो गया और साम्राज्य ने अपना अस्तित्व बचा लिया, तब उस रिले रेस में बाजीराव पेशवा के हाथ में मशाल आई। तब तक हालात काफी बदल चुके थे। हाँ, अब हालात बदल चुके थे। अब केवल बचाव करने का, डिफेंस खेलने का समय नहीं था। और यहाँ स्रोत बाजीराव पेशवा की आक्रामक रणनीति पर बहुत जोर देता है। बाजीराव ने रक्षात्मक रुख को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बाजीराव ने एक बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी बात समझ ली थी। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य अब केवल बाहर से विशाल दिख रहा है, अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका है, एक खोखले पेड़ की तरह। बिल्कुल। तो उन्होंने दक्कन के किलों में उलझने के बजाय अपनी तेज और हल्की घुड़सवार सेना के साथ सीधे उत्तर भारत और दिल्ली की तरफ प्रहार किया। सीधा सेंटर पे अटैक। हाँ, उनकी रणनीति साफ थी कि दुश्मन को उसके घर में जाके मारो। बिजली की गति से हमला करना, जिसे ब्लिट्जक्रेग टैक्टिक्स कहते हैं, वो उनकी खासियत थी। कमाल की बात है। इसी आक्रामक नीति ने ये सुनिश्चित किया कि मराठों का भगवा ध्वज दक्कन से निकलकर अटक, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां से लेकर दिल्ली तक लहराए। तो ये हमें ये बताता है कि मराठा नेतृत्व बहुत ही ज्यादा लचीला और अडेप्टेबल था। अलग अलग समय पे जिस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता थी, चाहे वो ताराबाई का रक्षात्मक और विकेंद्रीकृत मॉडल हो या बाजीराव की आक्रामक और तेज सैन्य रणनीति, उन्होंने उसे अपनाया, समय के हिसाब से खुद को ढाला। लेकिन जैसा कि हर महान महाकाव्य में होता है, इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। हाँ, वो सबसे दुखद हिस्सा। और प्रदीप के नोट्स में वो भयानक मोड़ है पानीपत का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 में हुआ था, ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और शायद सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक है। स्रोत इसे एक ऐसे बिंदु के रूप में वर्णित करता है जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हम पानीपत के परिणामों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सच में रूह कांप जाती है। एक ही दिन में मराठों की एक पूरी पीढ़ी उस मैदान में खत्म हो गई थी। एक पूरी जनरेशन साफ हो गई। उनके सबसे बेहतरीन सेनापति, उनके सबसे अनुभवी योद्धा, सबके सब मारे गए। ये केवल एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। उस समय राजनीतिक पंडितों और भारत में मौजूद अन्य ताकतों जैसे अवध, निजाम और जो नए नए उभर रहे अंग्रेज थे, उन सबको लगा कि मराठा साम्राज्य की रीढ़ अब हमेशा के लिए टूट चुकी है। उनका उत्तर भारत में जो विस्तार था, वो तो अचानक से रुक ही गया था। बिल्कुल रुक गया था। और अमूमन इतिहास में यही होता है, जब कोई साम्राज्य इतनी बड़ी हार का सामना करता है, जहां उसका पूरा का पूरा नेतृत्व साफ हो जाए और खजाना बिल्कुल खाली हो जाए, तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उठना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन स्रोत एक बात फिर हमें चौंकाता है
ये कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पानीपत की राख से मराठे दोबारा उठ खड़े होते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता मुझे। ये लचीलापन, ये जो बाउंस बैक करने की क्षमता थी, उनमें कहाँ से आई? और यहीं पर, ठीक इसी जगह पर, वो स्वराज्य का विचार वापस अपनी अहम भूमिका निभाता है। माधवराव पेशवा, जो पानीपत के तुरंत बाद बहुत ही कम उम्र में पेशवा बने थे, उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ? हाँ, सेना हार गई थी, लेकिन लोगों के अवचेतन में, लोगों के दिलों में बसा वो स्वराज्य का विचार नहीं हारा था। माधवराव ने रातों रात कोई जादुई सेना खड़ी नहीं कर दी। उन्होंने पहले अपने प्रशासन को कसा, टूटी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया और बिखरे हुए मराठा सरदारों को फिर से एकजुट किया। यानी उन्होंने उस नींव को फिर से मजबूत किया जो शाहजी राजे और जीजाऊ ने सालों पहले रखी थी। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये हुआ कि पानीपत की भयानक त्रासदी के महज 1 दशक के भीतर ही, मतलब सिर्फ 10 साल में, मराठा सेनाएं फिर से उत्तर भारत में मौजूद थीं और उन्होंने दिल्ली पर अपना प्रभाव फिर से कायम कर लिया। सिर्फ 10 साल में? ये तो अविश्वसनीय है। ये उस पूरे ऐतिहासिक चक्र को, उस लाइफ साइकिल को पूरा करता है। शून्य से उठना, शिखर पर पहुंचना, एक भयानक पतन का सामना करना और फिर अपनी इच्छा शक्ति के दम पर राख से दोबारा खड़े होना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शानदार पुनरुत्थान के बाद उनका सामना किसी देसी रियासत से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई, वैश्विक और आधुनिक ताकत से हुआ, अंग्रेजों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ये भली भांति समझ चुके थे कि मुगलों का समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वे केवल नाम के शासक बचे हैं। तो उन्हें असली खतरा मराठों से था। हाँ, अंग्रेज जानते थे कि भारत पर असली नियंत्रण उसी का होगा जो मराठों को हराएगा। और यही वजह है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच इतना लंबा संघर्ष हुआ। प्रदीप के नोट्स उन संधियों और टकरावों का जिक्र करते हैं। अंग्रेजों को मराठों को पूरी तरह से दबाने में 3 एंग्लो मराठा युद्ध लड़ने पड़े, जो कई दशकों तक चले। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पानीपत के बाद भी मराठा शक्ति कितनी प्रासंगिक और खतरनाक थी। अंग्रेजों ने मराठों को हराने के लिए केवल सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मराठा सरदारों के बीच की आपसी गुटबाजी और कूटनीतिक कमजोरियों का भी पूरा फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल, जो उनकी पुरानी आदत थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इन 75 से ज्यादा भागों वाले विस्तृत स्रोत से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि इतिहास केवल ये नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं। तो क्या सिखाता है? ये हमें रेजिलियंस, यानी विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का असली अर्थ समझाता है। जब सब कुछ आपके पक्ष में हो, आपके पास सेना हो, तब जीतना आसान है। लेकिन जब आपकी सेनाएं टूट रही हों, आपके संसाधन खत्म हों और दुश्मन हावी हो, तब आप कैसे खड़े रहते हैं? यही स्वराज्य का असली जज्बा है। बहुत खूब कहा। और अगर हम इसकी प्रासंगिकता को आज के संदर्भ में देखें, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई विजन या विचार बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से लोगों के दिलों में बोया जाता है, तो वो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। वो विचार मरता नहीं है। बिल्कुल नहीं। शाहजी राजे और जीजाऊ ने जो विचार रोपा था, वो इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल मुगलों के चरम काल को चुनौती दी, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक शक्ति यानी अंग्रेजों को भी दशकों तक पसीने ला दिए। ये सचमुच एक विचार की असीम ताकत का एक अद्भुत उदाहरण है। एक ऐसा साम्राज्य जो किसी संगमरमर के महल से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े आम लोगों के सपनों से उठा था। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही उकसाने वाला, या कहें सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर, बताइए। अगर एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव स्वराज्य के इतने पवित्र, इतने मजबूत और भावनात्मक विचार पर रखी गई थी, एक ऐसा साम्राज्य जो दक्कन की पहाड़ियों से निकलकर दिल्ली के तख्त को हिलाने में सफल रहा, जिसने पानीपत जैसी महाविनाशकारी हार के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा कर लिया, हाँ, अगर वो साम्राज्य अंततः अपने ही सरदारों की आपसी संधियों, गुटबाजी और एक नई विदेशी शक्ति की वैश्विक कूटनीति के सामने कमजोर पड़ने लगा, तो क्या ये हमें ये नहीं दर्शाता कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या शुद्ध क्यों न हो, वो समय की मार, बदलती हुई तकनीक और बदलती वैश्विक रणनीतियों के सामने हमेशा अजेय नहीं रह सकता? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हर महान विचार की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जब तक कि उसे लगातार नए युग के हिसाब से अपडेट न किया जाए? ये एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है। ये हमें इतिहास की उन पुरानी घटनाओं से बाहर निकालकर आज की दुनिया में सोचने पर विवश करता है।
यह हमें याद दिलाता है कि सफलता और सर्वाइवल केवल एक महान विचार होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या आप समय के साथ उस विचार को नई दुनिया की जटिलताओं और सच्चाइयों के अनुकूल ढाल पा रहे हैं या नहीं। एकदम सही। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। ये उन तमाम रणनीतियों, विचारों, गलतियों और संघर्षों का एक धुंधला लेकिन बेहद खूबसूरत कैनवस है जो लगातार बदलता रहता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इस जटिल ऐतिहासिक सफर को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत